हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आइए हम लोग आज बायोलॉजी का क्लास देखते हैं। हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं, आज तीसरा क्लास है। ठीक है, कल हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़े थे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े थे। आज आगे हम देखते हैं कवक के बारे में। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इस चैप्टर से हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे आर एच व्हिटकर ने जीवों को कितने जगत में बांटा था, तो टोटल 5 जगत में बांटा था। पहला क्या था? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर कवक, पादप और जंतु। ठीक है, तो हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़े थे और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कवक के बारे में, कवक और पादप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जंतु के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा चैप्टर लंबा है तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझते हुए, ऐसा नहीं कि पूरा स्पीड में चले और लोग को समझे नहीं आए, तो इससे अच्छा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं कवक के बारे में। कवक इसको फंगी बोलते हैं। ठीक है, तो कवक जो है या जो बहुकोशिकीय होता है, कवक जो कैसा जीव होता है, क्वेश्चन पूछता है कवक किस प्रकार का जीव होता है। कवक जो है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक जो कैसा है, तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, ये जो है विषम पोषी होती है। कवक जो है ये विषम पोषी होता है। ठीक है, जो अपने पोषण के लिए, कवक जो है जो अपने पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ये निर्भर रहता है। कवक जो है अपना पोषण के लिए किस पर डिपेंड रहता है जी? तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर यह निर्भर रहता है कवक। इसीलिए कवक को मृत जीवी कहा जाता है। कवक क्योंकि अपना भोजन तो स्वयं बनाता नहीं है, अपना भोजन स्वयं को बनाता है, जिसमें पर्णहरित पाया जाता है। इसके पास तो कुछ है नहीं, क्या होता है, किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है कवक। ठीक है, इन कवकों में तो इसकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है कवक का, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है जी? तो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। ठीक है, इसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? तो पेड़ पौधे में पाया जाता है। कवक में किसी प्रकार का सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ईस्ट। ईस्ट हो गया, ईस्ट इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। इसका एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया और मशरूम आदि। ठीक है, क्या क्या इसका उदाहरण है जी? ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो जाएगा और मशरूम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पेनिसिलियम का खोज किसने किया? पेनिसिलियम का जो खोज है किसने किया? तो पेनिसिलियम का खोज कौन किया जी? पेनिसिलियम पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में की थी।
ठीक है। पेनिसिलियम का खोज कौन किया है जी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किया है? 1928 में किया है, ठीक है। अभी आइए हम लोग जानते हैं संरचना के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला जीव है सब सेलुलर, दूसरा है प्रोकैरियोटिक और तीसरा है यूकैरियोटिक। पहला क्या है? सब सेलुलर, दूसरा है प्रोकैरियोटिक और तीसरा जो है यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो हम लोग तीनों को बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो सब सेलुलर जो है इस प्रकार की संरचना में, सब सेलुलर में इस प्रकार की जो संरचना में है आरएनए आरएनए या डीएनए पाया जाता है। सब सेलुलर प्रकार की संरचना में जो आरएनए या डीएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। जो सब सेलुलर इस प्रकार की संरचना में डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा या घिरा होता है, ठीक है। कौन? सब सेलुलर। विषाणु जो है सूक्ष्म आकार का होता है, बहुत छोटा होता है। यह कोशा के रूप में बोतल में भर कर रखा जाता है विषाणु को, ठीक है। परंतु ये अपना पोषण स्वयं नहीं करता है। विषाणु जो है अपना पोषण जो है स्वयं नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए इन्हें मेजबान की आवश्यकता होता है, मतलब इनके लिए कोई जीवित जीव की आवश्यकता है, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, जो प्रजनन के लिए, वृद्धि के लिए उसको इसी प्रकार का जीव की आवश्यकता होती है। किसको? तो विषाणु को। ये विषाणु पौधे तथा जीवों में गुणन कर वृद्धि करते हैं। इसके लिए जीव चाहिए, ये तो मृत रहता है, ठीक है। विषाणु मृत पाया जाता है, जैसे ही जीव में जाता है तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। ऐसे क्या हो रहता है? मृत पड़ा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही जीव के अंदर जाता है पूरा एक्टिव हो जाता है, ये अपना कार्य करने लगता है, ठीक है। इसका जो खोज किया था, विषाणु का जो खोज किया था, रूस के वैज्ञानिक थे इवानोव्स्की, दमित्री इवानोव्स्की। कब किया है जी? इसका जो खोज किया है 1892 ईस्वी में खोज किया है। इसका जो खोज किया है 1892 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रूस के। इसका नाम था दमित्री इवानोव्स्की। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में दमित्री इवानोव्स्की 1892 ईस्वी में किया था, ठीक है। और यह तंबाकू के पत्तियों में किया था, ठीक है। विषाणु के कारण तंबाकू में मोजेक नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है। विषाणु के कारण तंबाकू की पत्तियों में किस प्रकार की बीमारी होती है? तो मोजेक। तो पहला खोजा गया वायरस कौन सा वायरस था? तो पहला खोजा गया था वायरस, जो पहला खोजा गया जो वायरस था, पहला 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 खोजा गया वायरस टीएमवी वायरस था। टीएमवी वायरस पहला जो खोजा गया वायरस था, तो कौन सा वायरस था जी? टीएमवी वायरस। किसमें खोजा था? तंबाकू की पत्तियों में मोजेक नामक बीमारी, जो विषाणु के कारण होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं विषाणु के कारण जो क्वेश्चन पूछता है, सर्दी, जुकाम, जो खांसी, ये सब किसी कारण होता है। जितना भी होता है, जैसे सर्दी किसी का हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, सर्दी खांसी जुकाम, ये सब किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। ये सब वायरस के कारण। देखते हैं किसी को सर्दी हो जाता है या जुकाम हो जाता है, बोलते थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले, क्योंकि यह एक दूसरे से में फैलता है, ठीक है।
जो सर्दी जुकाम जो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पोलियो और खसरा जैसे खतरनाक बीमारी पोलियो 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 और पोलियो और खसरा पोलियो और खसरा जैसे जो खतरनाक बीमारी जो होता है, ये सभी किस कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण होता है। ठीक है, पोलियो और खसरा भी किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर लिखेंगे, सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक की जो संरचना होती है सरल होती है, मतलब समान होती है। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक जीव में प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जितना भी जीव आता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जितना भी जीव आता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे जीवाणु, जीवाणु में किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें, आगे हम लोग देखते हैं कुछ बैक्टीरिया जो है वायुमंडल का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो है वायुमंडल में पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वह कौन सा बैक्टीरिया है, तो उस दो गो बैक्टीरिया है, एगो एनाबीना है, एगो एनाबीना है, दूसरा नॉन स्टॉक है। ठीक है, जो कुछ बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन, पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो एनाबीना और नॉन स्टॉक। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कौन सा जीवाणु जो है पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो दो जीवाणु है, एनाबीना है और नॉन स्टॉक है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक जो है इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो कोशिका की जो संरचना होती है जटिल होती है। कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका की संरचना होती है सरल होती है, जबकि यूकैरियोटिक की कोशिका की संरचना होती है वह जटिल होता है। इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, इसमें ऑर्गेन भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि इसमें केंद्रक एवं विशेषकृत उपांग उपस्थित होते हैं। किसमें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, जब प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, इसम इसके उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अधिकांश कवक परपोषित मृतजीवी होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कवक में जो जनन होता है कैसे होता है, कवक में जो जनन होता है, कवक में जनन कैसे होता है, कवक में जनन कैसे होता है। आइए हम लोग देखते हैं जो कवक में जनन होता है वह कायिक खंडन। कवक में जनन कैसे होता है, तो किस विधि के द्वारा होता है, किस विधि के द्वारा होता है, कायिक खंडन, विखंडन, मुकुलन, समझ रहे ना, कायिक खंडन, विखंडन, मुकुलन द्वारा होता है तथा मुकुलन द्वारा तथा
मुकुलन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है। कवक में जनन कैसे होता है? तो काय खंडन, विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है। कवक में किस प्रकार का जनन होता है, किसके द्वारा होता है? तो काय खंडन, विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कवक का जो उपयोग होता है, कवक का जो उपयोग है, आइए हम लोग देखते हैं कवक का जो उपयोग है। कवक का उपयोग बियर बनाने में, बियर बनाने में, ब्रेड बनाने में, कवक का उपयोग जो है बियर, ब्रेड बनाने में किया जाता है। कवक का उपयोग जो है किस किस रूप में करते हैं जी? कवक का जो उपयोग है किस किस रूप में करते हैं? तो बियर बनाने में करते हैं, ब्रेड बनाने में किया जाता है। ठीक है। इसी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो कवक का उपयोग करते हैं। कवक मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। कवक जो है मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक भी है। कवक जो है मानव स्वास्थ्य के लिए, कवक मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बोलिए कैसे? देखिए, कवक के कारण ही मानव में गंजापन होता है। गंजापन होता है। कवक के कारण ही दाद हो जाता है। कवक के कारण ही खाज हो जाता है। कवक के कारण ही दाद, खाज, दम्मा भी हो जाता है। ये सब जो बीमारी जो है किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। ये सब जितना भी बीमारी है किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा गंजापन है किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया कैपेटिस ये जो है किस कवक के कारण होता है जी? टीनिया कैपेटिस टीनिया कैपेटिस के कारण होता है। ठीक है। दाद जो है किस कवक के कारण होता है? ट्राइकोफाइटन। दाद जो है ट्राइकोफाइटन लेस कोश के कारण होता है। गंजापन टीनिया कैपेटिस के कारण होता है। दाद होता है ट्राइकोफाइटन लेस कोश। खाज होता है अस्केरस अस्केबिज। अस्केरस एस्केबिज। और दमा होता है फ्यूमिगेटस गंजापन जो होता है किस कवक के कारण? सब जितना भी होता है सब कवक के कारण होता है। क्वेश्चन पूछेगा गंजापन, दाद, खाज, दम्मा सब किसके कारण होता है? तो जवाब देंगे अगर
पूछेगा तो कवक बोल देंगे। लेकिन पूछेगा किस कवक के कारण होता है, इस कवक का नाम क्या है, गंजापन के कवक का नाम क्या है। टीनिया का पेटिस, दांत का है ट्राइगोफाइडल लेस्पेसिस, खाज का एस्केरस के बीच, और दम्मा का होता है फ्यूमिगेटस होता है, फ्यूमिगेटस होता है। आगे देखिए, आगे हम लोग जानते हैं इसके अलावा फसल में बीज का रोग होता है। इसके अलावा जो है मानव में तो रोग होता ही है कवक के कारण, लेकिन इसके अलावा फसल में भी रोग होता है। उस रोग का हम लोग देखिए, उस रोग के बारे में हम लोग जानेंगे कि फसल में कौन सा रोग होता है, कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इसी कारण लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि कवक के कारण जो फसल में कौन सी बीमारी होती है। कवक के कारण कवक के कारण कवक के कारण फसल में होने वाली बीमारी, फसल में कवक के कारण होने वाली बीमारी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि फसल में कवक के कारण होने वाला बीमारी पहला क्या है। गेहूं में जो हम लोग पढ़े होंगे, गेहूं में जो कीटू रोग हो जाता है, गेहूं का कीटू रोग, रस्ट रोग किसी कारण होता है। गेहूं का रस्ट रोग गेहूं का गेहूं में रस्ट रोग, गेहूं में कीटू रोग, गन्ना में लाल सड़न रोग। देखते हैं गन्ना में लाल जो हो जाता है ना, वो किस कारण होता है, सब कवक कारण होता है। कवक के कारण फसल में होने वाली बीमारी, तो फसल में जो होने वाली बीमारी है वो कौन कौन है जी। तो गेहूं में रस्ट रोग, गेहूं में टिट्टी रोग, और गन्ना में लाल सड़न रोग। ठीक है, ये सब किसी कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, तो सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। जो सभी जो प्रोटोजोआ होता है वो परपोषी होता है। सभी प्रोटोजोआ जो है परपोषी होते हैं। सभी प्रोटोजोआ कैसा होता है जी, तो परपोषी होते हैं। ये परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। ये प्राय परजीवी के रूप में अन्य जीव पर निर्भर रहता है। हम लोग देख रहे हैं कि सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। ये परजीवों के रूप में अन्य जीव पर
डिपेंड रहता है, यानी निर्भर रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि निद्रा रोग कुछ कुछ हम लोग पढ़ते हैं। मानव में जो कुछ रोग होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग, देखिए प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग, देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण मानव में होने वाला रोग, मानव में होने वाला रोग, इसे एक नाम निद्रा रोग, इसे निद्रा रोग। दूसरा, पहला तो निद्रा रोग हो जाता है, दूसरा होता है मलेरिया, मलेरिया। तीसरा होता है पेचिश, पेचिश, पेचिश हो जाता है। ये सब किससे कारण होता है? सब निद्रा रोग जो है किस प्रोटोजोआ कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। जो निद्रा रोग होता है तो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा। मलेरिया होता है प्लाज्मामोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम। ये सब वाहक है, प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ का वाहक है। पेचिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिका जो है एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये जो है जितना भी बीमारी है सब किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण मानव में होने वाली बीमारियां, निद्रा रोग तो किस प्रोटोजोआ कारण? तो ट्रिपेनोसोमा। मलेरिया किस परजीवी किस प्रोटोजोआ कारण है? वाहक है तो प्लाज्मोडियम। पेचिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। हम लोग आज ये सब के बारे में पढ़े, कवक, प्रोटोजोआ, सम के बाद आज हम लोग पढ़े। कल हम लोग प्लांट और जंतु के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास यही है, ठीक है। आप लोग बस ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और जो भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है जी के याद करने से संबंधित, तो आप लोग इसके बारे में जरूर राय लें कि सर कैसे याद करें, क्या करें, नहीं करें। हम आप लोगों के बीच में लुसेंट पढ़ने का ट्रिक भी बताएंगे क्योंकि 10 दिन में कैसे लुसेंट को याद किया जाता है, इसके बारे में हम जरूर आप लोगों के सामने में एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं एंड होता है। चलिए, जय हिंद।